नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा आज की क्लास का टॉपिक है डेलीगेशन पार्ट 2, प्रत्यायोजन के बारे में। इसके पार्ट फर्स्ट में जो पहला इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसमें हमने प्रत्यायोजन के बारे में, हम प्रत्यायोजन के कंसेप्ट को ढंग से समझ चुके हैं। प्रत्यायोजन को इंग्लिश में डेलीगेशन बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। तो प्रत्यायोजन का मीनिंग, अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और प्रत्यायोजन की आवश्यकता या महत्व क्यों है और प्रत्यायोजन के कौन कौन से तत्व है, ये हम पिछली क्लास में जान चुके। आपको मैं ये बता दूं, ये बातें हम जान चुके। ये प्रत्यायोजन का अर्थ क्या है, प्रत्यायोजन की परिभाषाएं क्या है, प्रत्यायोजन की विशेषताएं क्या है, प्रत्यायोजन का महत्व क्या है और प्रत्यायोजन के तत्व। अब आज की क्लास में हम प्रत्यायोजन से रिलेटेड बाकी जो कंसेप्ट है ये पढ़ेंगे और इसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रत्यायोजन के आज की क्लास के टॉपिक में हम जानेंगे। प्रत्यायोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, फिर प्रत्यायोजन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रत्यायोजन की प्रमुख मान्यताएं क्या है, ये हम समझेंगे। और फिर प्रत्यायोजन की सीमाएं, बाधाएं, कठिनाइयां, प्रत्यायोजन के से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ये हम समझेंगे। और प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए, इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, क्या क्या आवश्यक तत्व है, ये जानेंगे। इन सब बातों को जानने के बाद प्रत्यायोजन कंसेप्ट है वो आपके ढंग से क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो पहला है प्रत्यायोजन के प्रकार। देखो, प्रत्यायोजन के विभिन्न प्रकार है। प्रत्यायोजन के जो टाइप्स बताए गए हैं विभिन्न तरीके से विभिन्न बताए गए हैं। तो प्रत्यायोजन के जो प्रकार है वो कई आधारों से हैं, कार्य, औपचारिकता तथा व्यक्तियों इत्यादि के आधार पर। कुछ लोग प्रत्यायोजन को कार्य के आधार पर बांटते हैं, कुछ लोग औपचारिकता के आधार पर, कुछ व्यक्तियों इत्यादि के आधार पर प्रत्यायोजन को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो प्रत्यायोजन के जो विभिन्न प्रकार है वो पहला है स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। पहला समझना है आपको स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन के प्रकारों में पहला स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। जब किसी अधीनस्थ व्यक्ति या इकाई को स्थायी रूप में सत्ता में कार्य दे दी जाए तो इस प्रकार का प्रत्यायोजन स्थायी प्रत्यायोजन कहलाएगा। ठीक है। सामान्य परिस्थितियों तथा कुशल कार्य संचालन की स्थिति में स्थायी प्रत्यायोजन भी किया जा सकता है। लेकिन जब किसी को कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है और वापस भी ले लिया जाता है तो वो प्रत्यायोजन अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। इस प्रकार ड्यूरेशन के अनुसार, टाइम के अनुसार प्रत्यायोजन को स्थायी और अस्थायी में बांटा जा सकता है। दूसरा प्रकार, पहला प्रकार हो गया प्रत्यायोजन का स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। अगला जो प्रत्यायोजन का प्रकार हुआ वो हुआ पूर्ण प्रत्यायोजन और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण प्रत्यायोजन और आंशिक प्रत्यायोजन का मतलब, पूर्ण का मतलब बिना शर्त प्रत्यायोजन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो। जब ऐसा प्रत्यायोजन हो तो पूर्ण प्रत्यायोजन कहला सकता है, जिसमें कोई, आंशिक प्रत्यायोजन का मतलब सशर्त प्रत्यायोजन। पूर्ण प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती और जैसे अधिकार सौंपे जाते हैं उसे निर्णय लेने और कार्रवाई करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जाती है। तो इस प्रकार का प्रत्यायोजन पूर्ण प्रत्यायोजन कहलाता है। इस प्रकार का प्रत्यायोजन राजनीतिक प्रतिनिधियों या कूटनीतिकों के लिए किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक संगठनों में इस प्रकार का पूर्ण प्रत्यायोजन कम ही होता है। यदि प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी जाए तो वह आंशिक प्रत्यायोजन कहलाता है या सशर्त प्रत्यायोजन कहलाता है। अर्थात अधीनस्थ को ये कहा जाए कि वह अंतिम निर्णय से पूर्व उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करे। इस प्रकार का जो प्रत्यायोजन होगा वो आंशिक प्रत्यायोजन होगा। अगला प्रत्यायोजन का प्रकार होगा औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। एक प्रत्यायोजन का और प्रकार है औपचारिक, फॉर्मल डेलीगेशन और इनफॉर्मल डेलीगेशन। जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरी ओर संगठन की औपचारिक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा आपसी सद्भाव के आधार पर होने वाला प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। संगठन की अनौपचारिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है और आपसी सद्भाव, इनके आधार पर अगर कोई प्रत्यायोजन होगा तो वो अनौपचारिक प्रत्यायोजन होगा। और लिखित नियमों, उपनियमों और आदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा तो वो प्रत्यायोजन औपचारिक प्रत्यायोजन होगा। इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक के आधार पर भी प्रत्यायोजन का एक टाइप है, औपचारिक प्रत्यायोजन और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। इसी प्रकार प्रत्यायोजन का अगला प्रकार है प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें अधिकार प्रदान करने वाले और अधिकार प्राप्त करने वाले के मध्य कोई बिचौलिया अर्थात अन्य स्तर नहीं हो। डायरेक्ट डेलीगेशन मतलब अधिकार जो दे रहा है उसके और अधिकार जो ले रहा है, यानी कि कार्यभार सौंपने वाला और जो कार्यभार लेने वाला, दोनों के मध्य अगर कोई दूसरा इंटरमीडिएटर ना हो तो इस प्रकार, या कोई स्तर नहीं हो तो इस प्रकार का प्रत्यायोजन प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन होता है। और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी के मध्य कोई कोई और व्यक्ति अथवा स्तर होता है तो वो अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। अगला प्रत्यायोजन हम प्रकार कह सकते हैं लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन। लिखित यानी कि रिटर्न और ओरल
डेलीगेशन। जो प्रत्ययोजन विधिवत तथा लिखित आदेशों से किया जाता है तो वह लिखित प्रत्ययोजन होता है। जो प्रत्ययोजन विधिवत हो, लिखित आदेशों में हो, तो वो प्रत्ययोजन लिखित प्रत्ययोजन कहलाता है, जो प्राय औपचारिक, महत्वपूर्ण तथा स्थायी भी होता है। औपचारिक भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, स्थायी भी होता है। जबकि कम महत्व के मामले अर्थात तात्कालिक प्रकृति के कार्यों में मौखिक रूप से अस्थायी प्रत्ययोजन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार लिखित और मौखिक प्रत्ययोजन भी होता है। और एक होता है, एक प्रकार और होता है प्रत्ययोजन का, जिसको हम कह सकते हैं सामान्य प्रत्ययोजन और विशिष्ट प्रत्ययोजन। जब किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को एक कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां, क्रियाएं सौंप दी जाती है तो वह सामान्य या विस्तृत प्रत्ययोजन कहलाता है। मतलब जब एक उच्च अधिकारी है वो निम्न अधिकारी को जो कार्य सौंप रहा है तो उस कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां, प्रक्रियाएं सौंप दी जाए तो इस प्रकार का प्रत्ययोजन सामान्य प्रत्ययोजन कहलाता है, या हम इसको दूसरे शब्दों में विस्तृत प्रत्ययोजन कहते हैं। जबकि इसके विपरीत विशिष्ट प्रत्ययोजन वो होता है जिसमें संपूर्ण कार्य न सौंपकर उस कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं या गतिविधियां सौंपी जाती है। संपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जाता, उस कार्य का कुछ विशिष्ट गतिविधियां या कुछ विशिष्ट जो क्रियाएं हैं वही सौंपी जाती है। इस प्रकार का प्रत्ययोजन विशिष्ट प्रत्ययोजन कहलाता है। यदि किसी संगठन द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन से किसी बाहरी सीमित या निकाय को अल्पकाल के लिए कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसे आउटवार्ड डेलीगेशन भी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्ययोजन के प्रमुख प्रकार हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं प्रत्ययोजन के प्रकार। स्थायी और अस्थायी प्रत्ययोजन समझा ही दिया क्या होता है। पूर्ण और आंशिक प्रत्ययोजन, पूर्ण प्रत्ययोजन यानी बिना शर्त वाला प्रत्ययोजन, और आंशिक यानी सशर्त प्रत्ययोजन। अगला औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्ययोजन। चौथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्ययोजन, कुछ प्रत्यक्ष प्रत्ययोजन, अप्रत्यक्ष प्रत्ययोजन। पांचवा लिखित और मौखिक प्रत्ययोजन। छठा सामान्य और विशिष्ट प्रत्ययोजन। इस प्रकार है जो प्रमुख प्रत्ययोजन के प्रकार है वो आपके सामने 6 प्रमुख प्रकार हो गए प्रत्ययोजन के। अब प्रत्ययोजन के सिद्धांत या मान्यताएं, प्रमुख सिद्धांत क्या है प्रत्ययोजन की, क्या मान्यताएं हैं, ये आपको जान लेना है। देखो, प्रत्ययोजन के प्रमुख सिद्धांत मतलब प्रत्ययोजन के संबंध में कुछ मान्यताएं या सिद्धांत ऐसे हैं जिनका पालन करना इस प्रक्रिया को स्पष्टता तथा सफलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रत्ययोजन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इन सिद्धांतों को पालन नहीं करेंगे, इन मान्यताओं का अनुसरण नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रत्ययोजन की जो प्रमुख सिद्धांत या मान्यताएं हैं वो मैं आपको यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। प्रत्ययोजन का जो पहला सिद्धांत हुआ वो हुआ स्पष्टता का सिद्धांत। मतलब संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियां तथा कार्यविधि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट रूप में होनी चाहिए संगठन के उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य नीतियां और कार्यविधियां कि प्रत्ययोजन करने वाले और नए दायित्व पाने वाले दोनों में किसी प्रकार की उलझन न हो, संशय पैदा न हो, संशय न रहे उनमें, अर्थात हर बार स्पष्ट रहनी चाहिए संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियों के बारे में, कार्यविधियों के बारे में। प्रत्ययोजक और प्रत्ययोजन जिसको किया गया उनके मध्य कोई उलझन न हो, संशय न हो, इस प्रकार का जो सिद्धांत होगा वो स्पष्टता का सिद्धांत होगा। अगला है निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत आया वो आएगा निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता तथा दायित्व प्रदान किए जाएं उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिस व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता तथा दायित्व प्रदान किए जाएं उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः यह कहा जाता है कि प्रत्ययोजन हमेशा लिखित में होना चाहिए ताकि प्रत्ययोजन की सीमाओं का भी पता रहे। मतलब निश्चित दायित्व और अधिकारों का सिद्धांत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधीनस्थ को बार बार उच्च अधिकारी से संपर्क करने की स्थितियां नहीं आनी चाहिए कि मुझे क्या कार्य करना और क्या नहीं करना। तो जिस व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता और दायित्व प्रदान किए जाए उसे उन स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये प्रत्ययोजन का दूसरा सिद्धांत है, निश्चित दायित्व और अधिकार का सिद्धांत। अगला प्रत्ययोजन का जो सिद्धांत है वो ये है पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को अधिकार तथा दायित्व प्रदान किए जाए उसे केवल स्पष्टता, निश्चितता नहीं होनी चाहिए कि मतलब जिस व्यक्ति को अधिकार और दायित्व प्रदान किए जाए उसे केवल स्पष्टता, निश्चितता से पार नहीं पड़ेगी, बल्कि अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह संबंधित कार्य गतिविधियों को संचालित कर सके। उसे ये भी अधिकार मिलना चाहिए कि जो उसको दिए गए हैं, जो कार्य दिया गया है वो उनको कार्यों को और गतिविधियों को संचालित कर सके। इस प्रकार पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत प्रत्ययोजन का एक प्रमुख सिद्धांत या मान्यता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अगला प्रत्ययोजन का सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। उत्तरदायित्वों के बिना अधिकार तथा अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व निरर्थक है। आपस में अगर आपने उत्तरदायित्व दे दिया, उसको उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नहीं दिए, तो अधिकारों का और उत्तरदायित्व दोनों का संतुलन होना चाहिए। बिना अधिकारों के उत्तरदायित्व है और उत्तरदायित्व के बिना अधिकार, अगर ऐसी स्थिति है तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती।
इस प्रकार इन दोनों के मध्य संतुलन होना चाहिए। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार, अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व है बेकार है। अतः प्रत्यायोजन करते समय इनमें से किसी एक में परिवर्तन करना पड़े संतुलन के लिए, तो दूसरे पक्ष में मतलब संतुलन अपने आप करना पड़ेगा, अर्थात अधिकार उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन होना चाहिए। अगला प्रत्यायोजन का सिद्धांत है पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्यायोजन में पूर्ण तथा अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी का रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रत्यायोजन में पूर्ण उत्तरदायित्व, अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजक का रहेगा। जो नीचे वाले को सत्ता सौंप रहा है, कार्य सौंप रहा है, दायित्व सौंप रहा है, उसी का रहेगा अंतिम उत्तरदायित्व। केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व अधीनस्थ का माना जाएगा, क्रियात्मक उत्तरदायित्व माना जाएगा अधीनस्थ का। तो पूर्ण उत्तरदायित्व किसका रहेगा? उच्च अधिकारी का, प्रत्यायोजक का। अधिकार पाने वाला अधीनस्थ उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह अवश्य होता है। जो अधिकार पाएगा वो जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल रहेगा, किंतु उच्च अधिकारी ये नहीं कह सकता कि संपूर्ण उत्तरदायित्व अधीनस्थ का ही है, अर्थात उत्तरदायित्व प्रत्यायोजक का ही रहेगा। इसमें एक अगला इसका जो सिद्धांत मान्यता हम कह सकते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत जो है। आदेश की एकता जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात एक बॉस एक अधीनस्थ का नियम प्रत्यायोजन में भी लागू रहना चाहिए। एक अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी आदेश देगा तो संशय नहीं होगा। अगर अधीनस्थ एक को विभिन्न अधिकारी आदेश देंगे तो कंफ्यूजन होगा, सबका उत्तरदायित्व किसी का दायित्व नहीं रह जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना, सबका उत्तरदायित्व तो किसी का दायित्व नहीं रह जाएगा। तो आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए प्रत्यायोजन में, ये इसका सिद्धांत है। और अगला प्रत्यायोजन का जो सिद्धांत है वो निरंतर संपर्क का सिद्धांत। यद्यपि प्रत्यायोजन में इतनी स्पष्टता रहनी चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले सिद्धांतों में, कि बार बार अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों के पास जाकर निर्देश लेने न जाए, और अधीनस्थ की सीमाओं को जानने का और उसका सहयोग करने के लिए उच्च अधिकारी को समय समय पर संपर्क भी करना चाहिए। अर्थात अधीनस्थ और उच्च अधिकारी के बीच निरंतर संपर्क रहना चाहिए। निरंतर संपर्क का सिद्धांत ये है। अगला और लास्ट में सिद्धांत जो कहना चाह रहा हूं वह है समीक्षा का सिद्धांत। प्रत्यायोजन में समीक्षा का जो सिद्धांत है, प्रत्यायोजित कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात और यदि आवश्यक हो तो बीच में भी अधीनस्थ द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे बाधाओं तथा कमियों का पता चलता है। तो प्रत्यायोजित कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात और यदि आवश्यक हो तो बीच में ही अधीनस्थ द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, इससे बाधाओं और कमियों का पता चलता है। ये प्रत्यायोजन के 8 प्रमुख सिद्धांत है। इस प्रकार उपयुक्त वर्णित सिद्धांत ये केवल एक नियम है, मार्गदर्शक है, गाइडेंस है। ये प्रत्येक समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो इन सिद्धांतों की चर्चा की गई है, इन मान्यताओं की चर्चा की गई, इनका पालन करने से प्रत्यायोजन के सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करना संभव होता है। मैं रिपीट पुनः करना चाहूँ, प्रत्यायोजन के प्रमुख सिद्धांत मान्यताएं हैं: स्पष्टता का सिद्धांत, निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत, पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निरंतर संपर्क का सिद्धांत और समीक्षा का सिद्धांत। ये प्रमुख 8 सिद्धांत या मान्यताएं हैं प्रत्यायोजन के सिद्धांत को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए। अब आगे अगला जो कंसेप्ट है वो प्रत्यायोजन की सीमाएं, बाधाएं। क्या प्रॉब्लम्स है प्रत्यायोजन में, क्या लिमिटेशंस है, क्या हिंड्रेंसेस है, क्या कठिनाइयां आती है, क्या रुकावटें आती है प्रत्यायोजन के सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करने में, है ना। प्रत्यायोजन एक अनिवार्य प्रक्रिया है आधुनिक समय में, लेकिन प्रत्येक संगठन में तथा प्रत्येक स्थिति में प्रत्यायोजन संभव नहीं हो पाता है। कुछ सीमाएं हैं और वो सीमाओं को आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रत्यायोजन में प्रमुख सीमाएं क्या है। देखो, प्रत्यायोजन में जो सीमाएं आएगी, जो कठिनाई आएगी, वो 2 भागों में हम उसको समझ सकते हैं। एक तो प्रबंधकों की ओर से आती है, ठीक है, प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत होने वाली कठिनाइयां, बाधाएं, सीमाएं, और दूसरी आती है कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाई, यानी कि जो प्रत्यायोजक है, जो अधिकार दायित्व सौंपता है नीचे वालों को, उनकी तरफ से बाधाएं, सीमाएं आती है। दूसरी आती है जो नीचे वाले जो अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो सीमाएं, बाधाएं प्रस्तुत की जाएगी वो आएगी। इस प्रकार प्रत्यायोजन की जो प्रमुख सीमाएं, बाधाएं 2 भागों में बांट सकते हैं: उच्च अधिकारियों या प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली सीमाएं, और दूसरी निम्न अधिकारियों अर्थात अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सीमाएं, बाधाएं। तो पहले हम उच्च अधिकारियों द्वारा या उच्च प्रबंधकों द्वारा जो सीमाएं, बाधाएं प्रस्तुत की जाती है उसको जानते हैं। देखो, प्रबंधकों की ओर से निर्देशन योग्यता का अभाव, पहली उसकी समस्या हुई निर्देशन योग्यता का अभाव। मतलब बहुत से अधिकारियों में निर्देशन योग्यता नहीं होती, वे स्वयं अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं किंतु अन्य व्यक्तियों को नहीं सिखला सकते, इसलिए वे अधिकार व दायित्व सौंपने को तैयार ही नहीं होते, अर्थात उनमें डायरेक्शन करने की योग्यता नहीं होती, स्वयं तो कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च अधिकारियों, उच्च प्रबंधकों की ओर से बाधा आती है निर्देशन योग्यता का अभाव। अगली उसकी प्रॉब्लम आती है मिथ्या दंभ। बहुत से अधिकारियों में झूठा दंभ होता है
वे ही कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते, इसलिए वे कार्यभार अन्य को सौंपते ही नहीं है, उनमें मिथ्या दम्भ रहता है। दूसरी समस्या हम कह सकते हैं मिथ्या दम्भ। तीसरा, अधीनस्थों में विश्वास का भाव। बहुत से अधिकारी अपने अधीनस्थों में पूरा विश्वास ही नहीं करते हैं, तो उसको कार्य कैसे वो ये विश्वास नहीं कर सकते कि अधीनस्थ उस कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अविश्वास भी प्रत्यायोजन के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करता है। ये प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत होने वाली कठिनाइयां बता रहा हूं मैं, बाधाएं बता रहा हूं। अगला है प्रबंधकों की ओर से अधीनस्थों से भय। बहुत से अधिकारियों को अधीनस्थों से भय होता है कि यदि उन्हें प्रत्यायोजन किया गया तो वे अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि के परिचय से प्रभावशील नहीं बन, मतलब वो अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि के परिचय से प्रभावशील बन सकते हैं और एक दिन वे उसकी जगह ले सकते हैं। तो ये अधीनस्थों से जो भय होता है कई अधिकारियों को, ये भी प्रत्यायोजन में बाधा पैदा करता है कि वो अपनी जगह नहीं ले लें। अगली बाधा उच्च पदाधिकारियों की ओर से प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत की जाती है प्रभुत्व स्थापना की आकांक्षा। बहुत से अधिकारियों में अन्य पर शासन करने व प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा बलवती होती है। अन्य पर शासन करने के लिए या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो उनकी इच्छा होगी वो बलवती होगी, मतलब वो दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, अतः वे इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजन करते ही नहीं है। नीचे वालों को अधिकार एवं दायित्व सौंपते ही नहीं है कि मैं ही शासन करूंगा, तो प्रभुत्व स्थापना की आकांक्षा। और अगली है समन्वय की समस्या। अधिक प्रत्यायोजन से समन्वय कठिन हो जाता है, इसलिए प्रबंधक प्रत्यायोजन करना ही नहीं चाहते। इस प्रकार प्रबंधकों की ओर से, उच्च अधिकारियों की ओर से, प्रशासकों की ओर से जो कठिनाइयां प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, वो ये छह बाधाएं हैं। निर्देशन योग्यता का अभाव, मिथ्या दम्भ, अधीनस्थों में विश्वास का अभाव, अधीनस्थों से भय, प्रभुत्व स्थापना की आकांक्षा और समन्वय की कठिनाइयां, ये प्रमुख बाधाएं हैं। अगली बाधाएं कर्मचारियों की ओर से भी प्रस्तुत की जाती है, मतलब जो अधीनस्थ है उनकी तरफ से भी ये निम्न जो कठिनाइयां है कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाती है। मान लो आप नीचे वालों से, पहली है आत्मविश्वास का अभाव। बहुत से अधीनस्थों में आत्मविश्वास की कमी होती है, वे ये सोचकर अधिकार ग्रहण करने से कतराते हैं कि वे इस कार्य को भली प्रकार से पूरा नहीं कर सकते, वह उनकी त्रुटियों के लिए लोग उनकी आलोचना करेंगे, उन्होंने हीन दृष्टि से देखेंगे, ऐसी भावनाएं होती है अधीनस्थों की कई बार। इस प्रकार अधीनस्थों में आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है। दूसरा, करने से पूछना भला की भावना होती है कई अधीनस्थों में। बहुत से अधीनस्थ स्वयं निर्णय करने की तुलना में अपने अधिकारी से पूछना अधिक सरल, सुगम, ठीक समझते हैं, और ये भावना प्रत्यायोजन स्वीकार करने में कठिनाइयां प्रस्तुत करती है। तो करने से पूछना भला की भावना वाली जो प्रॉब्लम है वो अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और अगली जो हम इसकी कठिनाइयां समझ सकते हैं वो है प्रेरणाओं की अपर्याप्तता। बहुत से अधीनस्थ अतिरिक्त कार्यभार इसलिए भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते, बहुत से अधीनस्थ है ना, अधीनस्थ वो अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करना इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि पर्याप्त प्रेरणाओं का अभाव पाया होता है। जैसे पदोन्नति के अवसरों का न मिलना प्रत्यायोजन में कठिनाई उत्पन्न करता है। और अधीनस्थों की तरफ से और जो कठिनाई प्रस्तुत की जाती है वो है पर्याप्त सूचनाओं का अभाव। बहुत से अधीनस्थ नए कार्यों को स्वीकार करने में इसलिए भी हिचकिचाते हैं, बहुत से सबऑर्डिनेट, कि उनके पास कार्य संपादन है तो आवश्यक सूचनाएं साधन ही नहीं होते। तो ये चार जो बाधाएं हैं ये अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। आत्मविश्वास का अभाव, कार्य करने से पूछना भला की भावना, प्रेरणाओं की अपर्याप्तता और पर्याप्त सूचना का अभाव, ये अधीनस्थों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली प्रमुख बाधाएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं। तो ये प्रमुख सीमाएं हैं। कुछ और भी सीमाएं हैं, कुछ और भी हम बाधाएं कह सकते हैं, जैसे निकटस्थ अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कैसे करेंगे, वित्तीय स्वीकृति नियंत्रण के अधिकार, ये इत्यादि कुछ है जो उनमें संगठनात्मक बाधाएं आती है, कार्मिक बाधाएं आती है। ये प्रमुख बाधाएं हैं जिनका हमें ज्ञान है और जिन्हें हम कह सकते हैं कि बाधाओं के कारण प्रत्यायोजन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो पाती है। अब इस प्रत्यायोजन के कंसेप्ट को लास्ट में खत्म करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए, प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए क्या क्या प्रमुख बातें होनी चाहिए, क्या क्या प्रमुख ऐसे सुधार कर लेना चाहिए हमें। बातों का मतलब है कि क्या क्या कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हम कह सकते हैं जिनको अपना लेने से डेलीगेशन या प्रत्यायोजन प्रभावी बन सकता है। तो हम उसको कहेंगे प्रभावी प्रत्यायोजन की आवश्यक बातें, जिनको स्वीकार करने से प्रत्यायोजन प्रभावी होता है। इनको संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं हम। प्रत्यायोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। उसके सिद्धांतों में भी बात थी कि प्रत्यायोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं, उनका स्पष्ट निर्धारण कर ले। पहले अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट विवेचना की जानी चाहिए, जो भी अधिकार एवं दायित्वों की स्पष्ट विवेचना होनी चाहिए। प्रत्यायोजन के लिए यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए,
ठीक है। नीचे अधीनस्थों की क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन की स्वीकृति तो कर्मचारियों को आवश्यक प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। अधिकारियों में दायित्वों में क्षमता होनी चाहिए। अधीनस्थों के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। पारस्परिक सहयोग, सद्भाव में विश्वास का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। और अधीनस्थों द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को उनकी कठिनाइयों आदि के समाधान हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आदेश की एकता के सिद्धांत का भी पालन किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सको प्रत्यायोजन लिखित और औपचारिक ही होना चाहिए। ये प्रमुख बातें हैं जो हमें क्या बोलते हैं स्वीकार करना चाहिए। इन बातों का पालन किया जाना चाहिए। इन बातों को से प्रत्यायोजन प्रभावी बनता है। अर्थात दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम अधीनस्थों, अच्छा दूसरी बात नहीं, जैसे दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम अधीनस्थों का चयन किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन करते समय हमें देखना चाहिए कि अधीनस्थ जिनको हम कार्य दायित्व सौंप वो सक्षम हो। प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। ये कुछ बातें हैं जिनका पालन करने से प्रत्यायोजन है वो प्रभावी होता है। तो ये जो कंसेप्ट है प्रत्यायोजन का, वो इन सभी बातों से आज की क्लास में प्रत्यायोजन के प्रकार हमने पढ़ा, प्रत्यायोजन के सिद्धांत या मान्यताएं जो प्रमुख थी उनकी चर्चा हमने करी, प्रत्यायोजन की सीमाएं बाधाएं बताई, सीमाएं बाधाएं प्रबंधकों की ओर से भी जो सीमाएं बाधाएं आती है और अधीनस्थों की ओर जो सीमाएं और बाधाएं आती है, और लास्ट में प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं जिनको अपनाने से प्रत्यायोजन का सिद्धांत जो है वो सफलतापूर्वक स्थापित हो सकता है। तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में, प्रशासनिक संगठनों में, शासन प्रणाली में प्रत्यायोजन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसको अपनाना ही पड़ता है, जिससे बच नहीं सकते प्रभावी प्रशासन के लिए। फलतः ये जानना आवश्यक है कि प्रत्यायोजन के सिद्धांत को अपनाने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं जिनसे प्रभावी प्रत्यायोजन का सिद्धांत प्रभावी रूप से लागू हो सकता है। ये प्रत्यायोजन का सिद्धांत आज की इस क्लास में पूरा हुआ।